ऐसे छोड़ दिया करें। वो सैटरडे छोड़ते हैं ना आप, तो अय्याशी लूटते हैं आप। सैटरडे को नॉर्मली टेस्ट होता है या सैटरडे को ऑफ ही होता है मोस्टली। अच्छा जी, आ जाओ। फ्राइडे को भी कॉस्ट वालों का तो घर से ही पढ़ते हैं। आपका पता नहीं है, मुझे याद नहीं जी। चलो भाई, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हमने कल शुरू किया था। हाँ भाई लड़की बताओ, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी नहीं देखना नहीं, मैंने कल कहा था पढ़ के आना है। बताओ सादा सी जबान में लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? सोच लो। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जी बताओ। पुठा दस नहीं पिए, पुठा है ना, उल्टा बताया ना इसने, उल्टा बताया है। क्रेडिट रिस्क ये होता है कि आपने, हमारी कंपनी ने जिन कस्टमर्स को क्रेडिट पे चीजें बेची है उनसे क्रेडिट की अमाउंट कलेक्ट ना हो सके। लिक्विडिटी रिस्क होता है कि हमारे बिजनेस में, ओ मोबाइल छोड़ दो, हमारे बिजनेस में छोड़ दे, इधर दे दे मोबाइल अपना, इधर, हाँ लिक्विड कैश ये आगे ट्रांसफर कर दे, इधर रख दे। लिक्विड कैश, क्लास जाके भी तो मोबाइल पे लग गए हैं। तो लिक्विड कैश हमारे पास शायद ना हो इतना कि हम अपनी लाइबिलिटीज को टाइमली अदा कर सकें। कौन कौन से रिस्क थे भाई, नाम बताना। कितने रिस्क पढ़ाए कल मैंने, कौन कौन से, नाम बताओ उनके। और तीसरा मार्केट रिस्क, पढ़े बगैर ही मुंह चुक के आ जाते हो। मार्केट रिस्क क्या होता है बताओ? नहीं नहीं, मार्केट रिस्क होता क्या बेटा, एक लाइन में बताओ बस। हाँ भाई, मार्केट रिस्क क्या होता है? ये तो उसकी टाइप्स हैं भाई, आगे से मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट प्राइसेस का या मार्केट रेट्स का, किसी भी चीज की मार्केट प्राइसेस का या मार्केट रेट्स का फ्लक्चुएट करना। मार्केट प्राइसेस या मार्केट रेट्स का फ्लक्चुएट करना जो इदारे के लिए रिस्क क्रिएट करता है वो मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क की आगे से तीन टाइप्स हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और कमोडिटी प्राइस रिस्क। ठीक है, आज हमने कौन सा रिस्क पढ़ना था? कमोडिटी प्राइस रिस्क। लेकिन क्वेश्चन पर आएंगे अभी, किस पर आएंगे? आपके, जी बेटी, मैंने ये बताया था क्रेडिट रिस्क का को कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि आप रेगुलर बेसिस पर अपने कस्टमर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते रहें, मॉनिटर करते रहें, और जिस कस्टमर की माली हालत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमजोर लग रही है उसको क्रेडिट देना बंद कर दें या कम कर दें। इसको बोलते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कहते हैं देखभाल करने को, देखने को, निगाह रखने पे को। ठीक है, आप बचपन में मॉनिटर नहीं होता था क्लास का, सुना है ये लफ्ज? आजकल प्रॉक्टर होता है या CR GR इस तरह। मॉनिटर कौन होता है? जब टीचर मौजूद नहीं होती तो सारे बच्चों का नाम लिख रहा होता है, केड़ा केड़ा बोलता सी। आपके दौर में नहीं है मॉनिटर, हमारे दौर में तो थे, आपके दौर में भी थे। वो क्लास का बदमाश ही होंगे तकरीबन,
जेड़े नाल लड़ाई हो रही है ਉਹਦਾ ਨਾਂ लिख के टीचर ने दे देना है तो कुट पवा देनी है कि ये बच्चा आपकी गैर मौजूदगी में बोल रहा था या बोल रही थी। तो मॉनिटर्स होते हैं ना, तो मॉनिटरिंग कहते हैं कंट्रोल करने वाले को, कंट्रोल करना, निगाह रखना, देखना, लुक आफ्टर करना। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर की माली हालत को उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या वो कस्टमर दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहा है या दिन ब दिन वीक हो रहा है। वीक हो रहा है तो उसको क्रेडिट ना दें या कम दें। हाँ जी, और कोई सवाल? आपके नोट्स के एंड पे मॉडल पेपर होगा, निकालो मॉडल पेपर, शाबाश निकालो बच्चों। आपके नोट्स के एंड पे मॉडल पेपर होगा, है जी मॉडल पेपर कहीं पे? मॉडल पेपर होगा एंड पे, चेक करो शायद निकल आए। अच्छा जी, मॉडल पेपर जो है इसका एमसीक्यूज नंबर 7, ये घर से कल करके लाना है, आपने नोट कर लें। ये वैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का था, मुझे पता नहीं मैंने उस वक्त कराया कि नहीं कराया, आपको मुझे याद नहीं है। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का था। कौन सा? एमसीक्यूज नंबर 7। कौन से सफे पे है? 417 पे आपके। मेरे पास तो ये वैसे इंडिविजुअल फाइल में है। ये 7वां नंबर लिख लो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का साइड पे। इस्लामिक फाइनेंस नहीं पढ़ाया था, ये लिख लो इसके साइड पे, इस्लामिक फाइनेंस। मुझे वैसे उस वक्त कराना चाहिए था लेकिन मुझे याद नहीं रहा। आज मुझे याद आया, हमने बड़ी देर से हो गए मॉडल पेपर पास पेपर नहीं देख रहे साथ साथ। तो ये 7वें नंबर पे जो है, ये कल आपने करके लाना है। मैं बताऊंगा, इसके जवाब नहीं है ना मॉडल पेपर के, तो मैं जवाब बताऊंगा इसका सही। आप घर से ये चारों टॉपिक पढ़ लेना, मुदारबा, मुराबा, इजारा, ये तीनों पढ़ के ना फिर ये करना सवाल। नहीं तो फिर आपसे नहीं होगा, ऐसे गलत करोगे ऐसे ही इत्मीनान आउट होगा। अच्छा ये वैसे इस चैप्टर का नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, इसलिए घर से करने के लिए दिया है। मॉडल पेपर का 12वां सवाल, ये तो बहुत ही हलवा सवाल है। मॉडल पेपर का 12वां सवाल। हाँ ये एमसीक्यूज है। ये आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना कैपम पढ़ा था एक फॉर्मूला, तो ये कैपम के ऊपर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी घर से करना है कल आपने, ठीक है? 1 मिनट का सवाल है ये। तो ये वैसे ही जिसको फॉर्मूला आता है ना कैपम का, तो उसको ये पता होगा इसका क्या जवाब है। ठीक है बेटा, लिख लिया कैपम? कौन से चैप्टर में था कैपम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, 12वां चैप्टर। अच्छा ये हमारे दोनों नहीं थे, हमारा आज का काम। बाकी आते हैं नीचे जी। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडल पेपर का, ये बजटिंग का सवाल है। और ये मेरे नोट्स में इसका जवाब मौजूद था, डबल क्राउन, ये जिसमें कैंटीन वाला पॉइंट प्रोविडेंट फंड की तरह का पॉइंट था। ये सवाल का जवाब है हमारे पास, डबल क्राउन। मुझे नहीं पता अब हमारे नोट्स का कौन सा सवाल है ये, लेकिन ये बजटिंग के चैप्टर का था, कैश बजट का था, अगर आपको याद हो तो लिख लें साइड पे कैश बजट। और अगर मैं जरा बजटिंग के, क्यों जवाब नहीं है ना मॉडल पेपर का, तो आप लोग जरा परेशान होते हैं कि ये कैसे करेंगे ये सवाल। तो जरूरी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब ना हो। तो मुझे जहां तक याद है, ये जो डबल क्राउन वाला सवाल है, ये हमारे नोट्स का कौन सा सवाल था, मेरे नोट्स में मौजूद है। 18 लिख लें इसके साइड पे, कैश बजट का 18वां सवाल है नोट्स का।
कैश बजट का 18वां सवाल है हमारे नोट्स में से, ये लिख लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने ये क्लास में किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब है ये वैसे मैंने करवाया नहीं, लेकिन इसी लेवल का सवाल आई क्या सोच रहा है कि हम देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं देंगे। ठीक है, आप ये देखो, ये वहां पे सबसे छोटा सवाल था। नो डाउट मुश्किल, आपके लिए तो मुश्किल ही था, लेकिन हमने जितने लंबे लंबे सवाल किए ना उन सब में ये सबसे छोटा सवाल था जो उन्होंने मॉडल पेपर में दिया है। अच्छा, सवाल नंबर 6, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का है। ये किस चैप्टर का है? तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, ये हमारे नोट्स में कहीं नहीं है, इसका जवाब भी नहीं है, और इसका जवाब लिखना है, खुद लिखना है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसका जवाब अभी नहीं लिखना आपने, जब हम आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टेस्ट ले लेंगे ना उसके बाद फिर हम इसको खुद मैं कराऊंगा क्लास में रिवीजन के वक्त। ठीक है, ये सवाल लेकिन आप पढ़ के इसका जवाब सोच सकते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं लिख सकते अभी, शायद स्टाइल का मसला हो सकता है कि मैं शुरू कैसे करूं। कुछ बच्चे लिख भी लाते हैं, वो चेक भी करा देते हैं, वो फिर अपनी अपनी हिम्मत है, करना है तो करा लें, अदरवाइज वैसे मैंने भी डिस्कस करना है, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं लिखवा पाऊंगा। लिखना आपने खुद ही है तो पहले लिख के चेक भी करा सकते हैं। 7वां सवाल एनपीवी का है, ये भी मेरे नोट्स में था, ये भी एनपीवी का भी मेरे नोट्स में था, पता नहीं कौन सा सवाल था, मैं 17वां सवाल था, लिख लें। ये एनपीवी वाला हमारे नोट्स का 17th क्वेश्चन था। 8वां सवाल, ये जो 8वां सवाल है ये तो स्टैट्स के चैप्टर का है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, मैं अभी फिलहाल खामोशी रख रहा हूँ। ये भी सवाल हमारे नोट्स में मौजूद है, ऐसा सवाल ही है लेकिन है नहीं ये वाला, ऐसा सवाल हमारे नोट्स में मौजूद है। स्टैट्स का चैप्टर बहुत लंबा है, वो फिर आप ढूंढते रहेंगे, ऐसे ही खपते रहेंगे, फिलहाल छोड़ दें। ये सवाल जो है वैक का, ये हमने पता नहीं किया था कि नहीं किया था, मुझे बताओ। हाँ, तो ये आपने टेस्ट की तैयारी के लिए कराना है, ये ना हो यही आ जाए। हंस रही हैं लड़कियां, लड़कियां बहुत सियानी आजकल की हैं। उन्होंने कहा कि सर ने कोई इशारा दे दिया, लेकिन ये ना आया तो मैंने ना पढ़ लेना, मुझे नहीं याद होता। वैसे बन गया होगा टेस्ट आपका, रट्टा लगाना है हैं? हाँ लगाओ, पैटर्न का रट्टा लगाएं, मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, दो सवाल होंगे, एक बजटिंग का और एक, बजटिंग का सवाल जो होगा या वो कैश बजट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस, या दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। मतलब एक सवाल बजटिंग का है, या कैश बजट या प्रॉफिट एंड लॉस, या ए पार्ट कैश बजट बी पार्ट कौन सा, वो मर्जी हमारी। एक सवाल ये, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। दो सवाल होंगे, दो से ज्यादा नहीं टेस्ट में। अभी जो मैं कराना चाह रहा हूँ वो ये नहीं था। अभी जो मैं कराना चाह, अच्छा ये वैक वाले का भी जवाब नहीं है हमारे नोट्स में, जवाब मौजूद, तो ये करना बनता है, बेहतर है कि आप इसको कोई एक बच्चा करके चेक करवा ले। ये ना हो कि उस दिन टेस्ट में आया तो सारे बैठे हो कि सर ये समझ नहीं आ रही, आपकी कोई एक आधी गलती भी निकलनी है तो अभी निकल जाए। नहीं समझ आई? हम्म, मर्जी आपकी, नहीं करना ना सही, लेकिन ये मैं करवाऊंगा नहीं, ये आपने करके मुझे चेक कराना है तो मैं बताऊंगा। अच्छा, 10वां सवाल करना है हमने भी, 10वें का ए पार्ट आ जाओ। आप देख रहे हैं हमारे सवाल लेंथी नहीं है, लेकिन छोटे 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 कई टॉपिक उसने टच कर लिए हैं। अब 10 सवाल है पेपर में, 10 मॉडल, और वाकई पेपर में 10 ही आए हैं। पिछली दफा भी, उससे पिछली दफा भी तकरीबन 10 सवाल है, और छोटे 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 छोटे, मतलब बहुत लेंथी नहीं है। तो आप अगर टॉपिक को छोड़ के जाते हैं तो वो थोड़ा रिस्की भी होता है जी।
ये सवाल करना है। ये सवाल हमने करना है जी। अब इसकी मैं इंग्लिश नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन इसका जवाब आप किताब से देख के और कुछ अपनी तरफ से देख के लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले एक दफा आप क्वेश्चन पढ़ ले खुद, एक दफा खुद तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ ले। चलो शाबाश। अच्छा, जी क्वेश्चन में वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है ऊपर वाली सिचुएशन को पढ़ के उसमें से पिक करें, जो भी चीज वो कह रहा है पिक करें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन का मतलब होता है कि जो भी आप पिक करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन भी क्वेश्चन में से ढूंढ के बतानी है। आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिस्क बीइंग फेस्ड बाय द कंपनी। कंपनी का क्या नाम है, आजाद लिमिटेड। वो कहता है बताओ ऊपर वाली सिचुएशन में कंपनी कौन सी टाइप का फाइनेंशियल रिस्क फेस कर रही है। हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी फाइनेंशियल रिस्क की, मार्केट रिस्क, मार्केट रेट्स या प्राइसेस ऑफ कमोडिटी या चीजों की प्राइसेस की वजह से होता है। लिक्विडिटी रिस्क होता है कि हमारी कंपनी अपने सप्लायर्स को, अपने बैंक्स को टाइमली पैसे अदा करने की काबिलियत खो दे, और आपका कस्टमर आपको पैसे देने में नाकाम हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, बैड डेट्स हो रहे हैं। तो क्रेडिट रिस्क, बैड डेट्स जेन में आ जाने चाहिए आपके। क्रेडिट रिस्क मींस क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट, जिन कस्टमर को आप क्रेडिट देते हैं, अगर आपके पैसे क्रेडिट के डूबने यानी बैड डेट्स होने का चांस है या रिस्क है, तो वो क्रेडिट रिस्क है। अब ऊपर वाली सिचुएशन को देख के कौन सा रिस्क नजर आ रहा है, और वजह पता कहां से चल रहा है कि कंपनी का एक मेजर कस्टमर क्या हो रहा है, बैंकरप्ट। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि तीन रिस्क होते हैं, और क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क है तो आपने पहले उसको इलेबोरेट करना है एक लाइन में, कि जब भी किसी कंपनी का मेजर कस्टमर या मेजर कस्टमर्स क्राइसिस में हो और वो अपनी क्रेडिट की अमाउंट अदा करने की काबिलियत ना रखें, तो उसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। और ऊपर गिवन सिचुएशन में आजाद लिमिटेड का भी एक मेजर कस्टमर इस सिचुएशन का शिकार है। तो अब सिचुएशन में कौन सा रिस्क रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक लाइन आपने लिखनी है जर्नल किताबी, एक किताबी लाइन लिखनी है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। दूसरी लाइन आपने लिखनी है कि ये आजाद लिमिटेड को भी ये रिस्क कैसे फेस करना पड़ा है, सवाल में ये लाइन लिखी हुई है। इस लाइन की वजह से अभी बैंकरप्ट हुआ नहीं, होने के करीब है, समझ आ रही है, होने के करीब है तो वो रिस्क है। तो यहाँ पर वो कहता है आजाद लिमिटेड कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, पेंडेमिक की वजह से इनके कस्टमर्स, सम ऑफ द कस्टमर्स क्रंच में है, और ये एक न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि एक मेजर कस्टमर बैंकरप्ट होने जा रहा है। कंपनी ने प्रेजेंटली बड़ी लीनियंट क्रेडिट टर्म्स रखी हैं, जो आया क्रेडिट दे दिया, जो आया क्रेडिट दे दिया। ये कंपनी की लीनियंट क्रेडिट टर्म्स थी। तो इस लीनियंसी को जरा टाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए मेथड था सारे कस्टमर को एक जितना क्रेडिट, कुछ को ज्यादा दे दो और कुछ को कम दे दो अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट रेटिंग। ये मैंने कल मेथड बताया था। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिफरेंट क्रेडिट लिमिट्स फॉर, उसने मेथड्स भी पूछे हैं पार्ट बी में। वो कहता है बताओ वो कौन से मेथड्स हैं
या तरीकाकार है जिनको अडॉप्ट करके कंपनी ये ऊपर बताए हुए रिस्क से अपने आप को बचा सकती है या उसको कुछ हद तक मैनेज, रिस्क खत्म नहीं होता, रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो 4 तरीके थे आपके पास, आपने चारों लिखने, एक एक नंबर है, ठीक है, चारों तरीके थे। और आपने पूरे 2 सफे नहीं लिखने, सिर्फ हेडिंग लिखें और अंदर एक लाइन लिख दें, हेडिंग लिखें, एक लाइन लिख दें या दो, जितनी मैक्सिमम 2 लाइनें लिखनी है, ज्यादा नहीं। ये को बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आप 4 बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, मतलब 4 बुलेट्स में एक्सप्लेन कर दें कि कंपनी को चाहिए कि अपने तमाम कस्टमर के लिए एक जैसी लीनियंट पॉलिसी ना रखे, कुछ कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट दे, कुछ को कम दे, और जिन पे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है उन पे तो बहुत केयरफुल हो। दूसरे नंबर पे था कि रेगुलरली कस्टमर की जो परफॉर्मेंस है या रिस्क प्रोफाइल है उसको क्या करे, मॉनिटर करे। तीसरे नंबर पर जिन नए कस्टमर आने वाले हैं उनसे थर्ड पार्टी की गारंटी डिमांड करें। चौथे नंबर पे था क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है, ये 4 बुलेट्स में, लेकिन लाइन को इलेबोरेट करना है। खाली अगर आपने लिख दिया ना क्रेडिट इंश्योरेंस, जितनी हेडिंग होती है तो नंबर नहीं मिलेंगे। इलेबोरेट करें, हेडिंग ना भी दें, इलेबोरेट जरूर करना है एक लाइन में, इसी को डिस्कस करना कहते हैं। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं समझ आ रही? ये हमने कल जो पढ़ा था, ये उसमें से कितने नंबर आए हैं? कल के लेक्चर में से 6 नंबर हैं ये। अब ये 6 नंबर आपके लिए हलवा नंबर हैं, को बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं। हालांकि अगर आपने सिर्फ क्लास में आने से पहले 5 मिनट भी कल वाला लेक्चर रिवाइज किया होता तो ये आपके लिए सिंपल। अब जरूरी नहीं है कि एक रिस्क हो, 2-3 रिस्क भी पैराग्राफ में दे सकता है। और वो कह जी बताओ, कंपनी, एक कंपनी की 3 सब्सिडरीज हैं, एक सब्सिडरी को ये मसला है, दूसरी को ये मसला है, तीसरी को ये मसला है, तो वो तीनों सब्सिडरी के लिए तीनों रिस्क कवर करा ले। एक सब्सिडरी को मार्केट रिस्क हो शायद, एक सब्सिडरी को कौन सा रिस्क हो, लिक्विडिटी, और एक सब्सिडरी को, ऐसे सवाल ही बनाने ना। तो ये बात जहन में रखें कि मैं एज एन एग्जामिनर भी कई जगह पे काम कर रहा होता हूँ, तो जो सिचुएशन आई कैप बना सकता है ना, वो मेरे जहन में पहले, क्यों, मैं अपने आप को एग्जामिनर के शूज में रख के सोचता हूँ कि अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, आल तो आई कैप के लिए तो नहीं है, क्योंकि आई कैप टीचर्स को एंगेज नहीं करता पेपर सेटिंग में, हमें नहीं ड्यूटी, लेकिन हम उनका माइंड रीड कर सकते हैं अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो हम कहीं और पेपर सेटिंग में यूज करते हैं किसी और जगह पे। कि आपने अगर सिनेरियो बना के देना है तो किसी एक रिस्क पे भी कहानी बनाई जा सकती है, और एक ही सवाल में 3 सब्सिडरी शो कर दो, 3 मैनेजर की, 3 डायरेक्टर के कमेंट लिख दो कि डायरेक्टर ए कह रहा है कि हमें शायद ये रिस्क है, डायरेक्टर बी कह रहा है हमें शायद ये रिस्क है सबसे बड़ा, डायरेक्टर सी कह रहा है हमें ये रिस्क है, तो तीनों डायरेक्टर एक एक रिस्क पे बात करें, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन सवाल में नीचे पूछ लेना है कि बताओ हर डायरेक्टर कौन कौन से रिस्क को डिस्कस करना चाह रहा है और जस्टिफाई करो, और ये भी बताओ कि ये रिस्क को कैसे मैनेज किया। लेकिन आएगा इस एरिया में से वो थ्योरेटिकल ही, ये एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज कहते हैं इसे। अब इसमें बुकिश नॉलेज भी है, ये बुकिश नॉलेज ही था सारा, और ये वाला नॉलेज जो आपने ऊपर लिखा है 2 नंबर का, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सवाल पढ़ के आपको पता चल गया कि रिस्क क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, ठीक है, समझ आती है जवानों, वो खत्म हो गया ये। लेकिन अब इसको प्रॉपर राइटअप में लंबी लाइनें नहीं लिख के लानी, आधे से भी कम सफा शायद बने इसका। काम की बात लिखनी है, हमारे एमएफए में लंबी लंबी स्टोरियां लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट लिखना है उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपको सवाल में से क्या ऐसा फिक्रा नजर आ रहा है जिसको देख के आपको लग रहा है कि ये क्रेडिट रिस्क है। ये रिलेट करना है क्वेश्चन से कि यहां से पता चल रहा है, एविडेंस क्वेश्चन से क्या मिल रहा है जी। सब्सिडरी लेवल पे बात करनी है ना, हम कंपनी ग्रुप लेवल पे बात नहीं कर रहे। हाँ, हो सकता है उसने एक एक सब्सिडरी के लिए पूछा होगा ना, डेटा ही ऐसे कहानी इस तरह फिट की होगी। मसलन वो आपसे कहता है कि सब्सिडरी जो है ना ए, वो अमेरिका से चीजें इंपोर्ट करती है और डॉलर का रेट बाकी नहीं करती, हम दसो। ये कहानी बनाना मेरा काम है कि मैं सिर्फ
सब्सिडरी ए के लिए आपको वो मार्केट रिस्क में कौन सा एक्सचेंज रेट रिस्क पे लाना चाह रहा हूँ घुमा, बाकी नहीं करती। जो बाकी नहीं इंपोर्ट करती उनको डॉलर के रेट के फ्लक्चुएट करने से क्या ज्यादा है, नो डाउट उन पे भी डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होने का रिस्क आएगा, लेकिन मैं कहानी में वहां जिक्र ही नहीं करूंगा। मैं वहां पे ये लिख दूंगा बाकियों में कि इनके लिए डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करना को बहुत इम्पैक्ट नहीं लाता, इमटेरियल इम्पैक्ट है इनके लिए, ये लिख के आपके दिमाग से वो सोच ही निकाल दूंगा कि मार्केट रिस्क बाकियों पे भी इफेक्ट ला सकता है। नो डाउट आपका सवाल सही है कि मार्केट रिस्क तो सब पे इम्पैक्ट लाता है जी, किसी पे कम लाएगा और किसी पे ज्यादा, तो जिस पे ज्यादा मैंने उसको ही पकड़ाना है ना, डिस्कस करना है। हाँ जी जी, कोई और सवाल? अब आपने इसका जवाब लिख के लाना है मॉडल आंसर कल, और आपकी कॉपी जो है ये रजिस्टर इनके हाफ पेज से ज्यादा का ये नहीं बनेगा। अगर किसी ने बहुत ही लिखना है कि वो मेथड लिखना चाह रहा है, ये तो 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं होना, ये वाला आप किताब से छाप सकते हैं, ये जितनी मर्जी लंबी छापो, तो 1 पेज से ज्यादा का जवाब नहीं होना। लाइनें मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है कि यहाँ 4 मेथड लिखने, अब आपने एक मेथड आपने आधा सफा लिख दिया और बाकी 3 मेथड लिखे ही नहीं पेपर में, तो 1 नंबर मिलेगा आपको। कितने, यहाँ 4 नंबर का मतलब है पता कितने मेथड लिखने हैं? 4। अब आप चाहे 2-2 लाइनों में लिख दो और आप चाहे 1-1 सफा लिख दो, मिलना आपको एक मेथड के बदले 1 नंबर ही है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये जो आपके दिमाग में एक फतूर है ना पाकिस्तानी स्टाइल कि मैं लेंथी लिखूंगा तो नंबर मिलेंगे, आपकी मेहरबानी ये भी निकाल दे। एमएफए में ये नहीं है, एमएफए में रेलेवेंट बात लिखोगे विद जस्टिफिकेशन, चाहे 3 लाइनों में आपने काम की बात लिख दी है तो चल जाएगा। नॉर्मली एक आर्ग्यूमेंट 2 लाइनों में 3 लाइनों में खत्म हो जाता है, उसके बाद उसमें लस्सी है जितनी मर्जी पानी डाल लो आप, वो आप इधर उधर फैला रहे होते हैं बात और कुछ नहीं, और वही बातें बार बार रिपीट। ऑडिट में भी ऐसे ही होता है, ऑडिट में भी लोगों के फेल होने की मेन वजह यही है। अभी आई कैप अपने एमएफए के हाई लेवल स्टाइल पे नहीं आया, लेकिन जैसे आई कैप उधर जाएगा तो ऑडिट की तरह इसमें भी सेलें लगेंगी फेल होने की, अभी नहीं लग रही। अभी उसमें ऑडिट में तो एक और मसला है ना, वो है ही प्योर थ्योरी, इसमें थोड़ा सा हमें कहाँ से बचा जाता है, एमसीक्यूज बचा जाते हैं, न्यूमेरिकल बचा जाता है। अगर ये प्योर ऑडिट की तरह वो होता ना थ्योरेटिकल, वो ऑडिट भी वो वाला थ्योरी नहीं है कि सारी रट्टा लगा के, उसमें स्टाइल ऑफ आंसरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आंसर को किस फॉर्मेट में किस वर्डिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही है। आगे चलें, टेक्स्ट में भी ऐसे ही है, आप जो आंसर लिख रहे होते हैं उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बड़ा मैटर करता है। तो कल आपने इसका मॉडल आंसर लिख के लाना है, समझ आ गई है? ये मैंने मॉडल पेपर का कौन सा सवाल करवाया था, मैं भी लिख के लाऊंगा, मैं भी यहाँ लिख के लाऊंगा, आप भी, और जो मैं लिखूंगा और जो आप लिखेंगे कोई हरफे आखिर नहीं है, हर आंसर ठीक है अगर उसमें तमाम अज्जा तमाम एलिमेंट्स आंसर कवर कर रहा है। तो अगर उसने हमसे मेथड मांगे हैं तो हमने 4 मेथड लिख दिए, हमारा काम पूरा। अगर उसने सिर्फ ये कहा होता आइडेंटिफाई द रिस्क, एक्सप्लेन ना कहा होता, बस फिर इतनी लाइन में लिखने काफी था कि एएल कंपनी इज फेसिंग क्रेडिट रिस्क, हाउ यू डिटेक्टेड द क्रेडिट रिस्क, इस सवाल का जवाब देने की फिर जरूरत, लेकिन अब देने की जरूरत है क्योंकि उसने एक्सप्लेन कहा है। तो एक्सप्लेन का है तो आप बताओ भाई क्रेडिट रिस्क क्या होता है, और मुझे ऊपर से कौन से फिक्रे को देख के या फिक्रों को देख के पता लगा कि ये वाकई क्रेडिट रिस्क है। अच्छा आ जाए जनाब, आज हमने पढ़ना है मार्केट रिस्क में कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क जी। कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क, हाँ जी, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क, जिसको कमोडिटी रिस्क भी कहते हैं। कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क या कमोडिटी रिस्क, जी। अच्छा जी, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क या कमोडिटी रिस्क, तो सबसे पहले ये रिस्क होता क्या है, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क
क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? तो सुन लें गौर से, पहले सुन लें फिर आपने लिखना है और छापना है। आपने आज कोई रॉ मटेरियल, कोई एसेट, कोई भी चीज कमोडिटी जिसे मैं कह रहा हूँ, इवन शेयर्स, चाहे वीट, चाहे ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, कोई भी कमोडिटी आपने आज ओपन मार्केट से परचेज करनी है या आज आपने सेल करनी है तो रिस्क नहीं है। रिस्क हमेशा तब आएगा जब फ्यूचर आएगा, जब मुस्तकबिल आएगा। मतलब हमने आज मीजान बैंक, पता ना सबको मीजान बैंक, हमने आज मीजान बैंक के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने हैं ना तो कोई रिस्क नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 2 माह बाद पैसे आने हैं, कितने माह बाद, और तब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं मीजान बैंक के 1,000 या 2,000 या 5,000 शेयर 3 माह बाद खरीदूंगा, अब रिस्क है। और रिस्क है कि 3 माह के अंदर मीजान बैंक का जो शेयर है वो आज उसकी जो स्टॉक मार्केट में प्राइस है उसके मुकाबले में प्राइस बढ़ ना जाए। याद रखें, जब भी आप बाइंग पोजीशन लेना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको कमोडिटी की प्राइस बढ़ने का रिस्क होता है फ्यूचर में। जब भी आप कोई चीज सेल करना चाह रहे हो मुस्तकबिल में, तो प्राइस का बढ़ना रिस्क नहीं है, बढ़ने में तो फायदा है फिर प्राइस के। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या है कि जब भी कंपनी फ्यूचर में कोई कमोडिटी बाय करना चाह रही है या कमोडिटी सेल करना चाह रही है इन फ्यूचर, तो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन कंपनी के लिए डाउट, अनसर्टेनिटीज और टेंशन क्रिएट करती है। तो कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस या रेट्स ऑफ कमोडिटीज, या कमोडिटी कह दे चलो, इन फ्यूचर। हाँ जी, प्राइसेस का फ्लक्चुएट होना फ्यूचर में, कमोडिटी की प्राइसेस का फ्लक्चुएट होना फ्यूचर में, ये हमारे लिए रिस्क है। तो 2 पार्टीज हैं, हमारी कंपनी अगर बायर की पोजीशन पर है, फॉर बायर, अगर हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर है, हम फ्यूचर में वी वांट टू बाय सम कमोडिटी, हम मुस्तकबिल में कोई कमोडिटी बेटा बाय करना चाहते हैं। अब आप ये परेशान ना हो कि कमोडिटी में क्या आएगा, कोई भी एसेट हो सकता है, इवन मशीनरी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, वीट हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है आपका जो आप अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। तो अगर कंपनी मुस्तकबिल में कोई कमोडिटी कंपनी बाय करना चाहती है तो उस केस में हमारी कंपनी को प्राइसेस के बढ़ने का रिस्क होता है। प्राइस के बढ़ने का रिस्क है। प्राइस की इंक्रीज रिस्क है। और अगर हमारी कंपनी सेलर की पोजीशन पर है या मुस्तकबिल में कोई चीज सेल करना चाहती है किसी भी कस्टमर को या किसी भी पार्टी को, वी वांट टू सेल सम कमोडिटी इन फ्यूचर, तो उस केस में जी प्राइस का बढ़ना, मार्केट प्राइस का बढ़ना रिस्क नहीं है। हाँ, रिडक्शन इन मार्केट प्राइसेस एज रिस्क, बढ़ना तो बल्कि फायदेमंद है।
सेलर के लिए प्राइसेस के गिरना और बायर के लिए फ्यूचर में प्राइसेस का, ये बात ज़हन में रखें। अगर मैंने आज ही कमोडिटी खरीदनी है या बेचनी है तो रिस्क नहीं है। रिस्क कब पैदा होगा? जब आपने फ्यूचर में कोई कमोडिटी खरीदनी हो या फ्यूचर में कोई कमोडिटी बेचनी हो, देन यू हैव द रिस्क। समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब आपने इस रिस्क से अपने आप को, इस प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की टेंशन से कैसे बचाना है? तो रिस्क मैनेजमेंट को हेजिंग कहते हैं, हेजिंग टेक्निक्स, HEDGING, हेजिंग टेक्निक्स या रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। हाँ जी, हेजिंग टेक्निक्स या रिस्क को मैनेज करने की दो टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अब मैंने तो ऐसे नोट्स में कमोडिटी के नाम भी लिखे हुए हैं, गोल्ड है, ऑयल है, वीट है, राइस है, इसी तरह जितना कॉपर है, सिमिलरली जो भी सिल्वर है, या आपकी रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं कमोडिटी। तो रिस्क को मैनेज करने की दो मेन टेक्निक्स है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहली टेक्निक है, उसका क्या नाम है? कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कमोडिटी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सुन लें गौर से। सिंपल, जो भी जहां भी मैं पढ़ाऊंगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही है। कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही हम कमोडिटी का रिस्क पढ़ रहे हैं। तो दो मेथड है, दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आ जाएगा या दोनों भी आ सकते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कंपनी ने 3 माह बाद मैंने, हमारी कंपनी ने मिजान बैंक के शेयर्स खरीदने हैं। हमें डर क्या होगा? हमारी कंपनी या मैं 3 माह बाद मिजान बैंक के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे डर क्या होगा? मिजान बैंक के शेयर की प्राइस बढ़ने का रिस्क होगा या कम होने का? क्योंकि मैं बायर की पोजीशन पे हूँ, तो बायर को प्राइस बढ़ने का रिस्क होता है फ्यूचर में। मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी आज तो मिजान बैंक का एक शेयर 50 रुपए का है, मुझे लगता है कि ये शेयर 50 रुपए से बढ़ जाएगा अगले 3 माह में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई पार्टी ढूंढता हूँ, मैं उससे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, लॉक कर लेता हूँ। मैं उससे कहता हूँ जनाब मैं आपसे शेयर्स खरीदूंगा। वो कहता है, मैं और वो दोनों आपस में एग्री कर लेते हैं कि जनाब मैं आपसे शेयर खरीदूंगा। उसको भी पता है बढ़ेगा, मुझे भी लगता है वो बढ़ेगा, लेकिन उसको भी डाउट है कि पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये गिर जाएगा। वो भी डाउट की पोजीशन पे, मैं भी डाउट की पोजीशन पे हूँ। मैं उसे कहता हूँ जनाब हम दोनों कहते हैं बढ़ेगा, हम दोनों, लेकिन आपको भी नहीं पता कितना बढ़ेगा, मुझे भी नहीं पता। तो हम ऐसे करते हैं, आज शेयर 50 रुपए का है, हम दोनों अपनी सर्टेनिटी को रिमूव कर लेते हैं। वो कैसे? कि मैं आपसे मार्केट में जितने मर्जीदा शेयर हो गए, मुझे नहीं टेंशन, मैं आपसे शेयर 60 रुपए का लेने को तैयार हूँ। वो मेरे साथ एग्री करता है, ठीक है जनाब मैं आपको 60 रुपए का शेयर बेचने के लिए तैयार हूँ। कितने शेयर चाहिए मुझे? मिसाल के तौर पर मुझे 5,000 शेयर लेने हैं 3 माह बाद, और उसके पास हैं शेयर्स। तो वो 3 माह बाद मुझे शेयर बेचने को तैयार है, मैं उससे खरीदने को तैयार हूं। कितनी प्राइस पे? प्राइस लॉक हो गई। मेरे दरमियान और उसके दरमियान प्राइस क्या हो गई? वो जो लॉक प्राइस होगी उसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या कहते हैं उसको? वो आज की खरीदो फरोख्त के लिए नहीं है, वो 3 माह बाद मुझे 50, आज जो शेयर 50 का है वो मुझे 3 माह बाद कितने पे देगा? 60 पे देगा, और वो देने के लिए तैयार है। ठीक है, उसको क्या फायदा? सर्टेनिटी। मुझे क्या फायदा? सर्टेनिटी। याद रखें, हमारा मकसद मुनाफा नुकसान कमाना नहीं है, हमारा मकसद है प्राइस की फ्लक्चुएशन से अपने आप को, उस टेंशन से बाहर निकालना। तो आपका शेयर जो 50 वाला है आज, आपको 60 रुपए पे मिल जाएगा 3 माह बाद। आपको आज ही पता है 3 माह बाद आपके पास पैसे आते हैं, आप जाके 60 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स के पैसे दे के उसे शेयर ले लेते हैं।
लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में निगाह दौड़ाते हैं तो शेयर 80 रुपए का होता है स्टॉक मार्केट में। यानी वही शेयर जो आज मिजान बैंक का 50 रुपए का है, 3 माह बाद वो कितने का है, और आपको वो 80 रुपए वाला शेयर 60 का मिल गया, आपको फायदा हो गया। देखने में अपेरेंटली तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपको उस फायदे की टेंशन नहीं है ना खुशी है। क्यों? आप कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने पहले एग्रीमेंट करके प्राइस को क्या कर लिया था, लॉक कर लिया था। समझ आ गई है? तो लॉकिंग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि आज प्राइस 50 है, लेकिन 3 माह में बढ़े तो सही, लेकिन 55 पे जाए। हाँ, कम भी हो सकती है, जहां मर्जी जाए। फिर हमें मार्केट प्राइस की टेंशन नहीं रहती, उसी से तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अगर आप लॉक भी कर लें प्राइस और मार्केट प्राइस को भी देखते रहें तो आप बेवकूफ हैं। फिर आपने टेंशन किस लिए एग्रीमेंट किया जो तुसी वेखनी मार्केट दी प्राइस है। इसीलिए मार्केट प्राइस का बढ़ना या मार्केट प्राइस का गिरना हमारे लिए टेंशन बनता है, अनसर्टेनिटी लाता है, और अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल रिस्क लाती है। तो हम चाह रहे होते हैं कि हम मार्केट में आने वाली फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचा लें, लॉकिंग पे आ जाए किसी तरह से। तो आपने लॉकिंग कर ली, 5,000 शेयर्स मिजान बैंक के आपको कितनी प्राइस पे मिल जाएंगे, तो आप पैसे दे देंगे, आप भी सिक्योर, वो भी सिक्योर, उसके भी दिमाग की टेंशन खत्म होगी कि पता नहीं मेरा शेयर कितने का बिके। जी जनाब। किसको? नहीं, इसमें फिजिकली शेयर डिलीवर हो रहे हैं। हाँ, अगर शेयर डिलीवर ना हो देन वो स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन में फिजिकल डिलीवरी ऑफ द एसेट नहीं होती। और हमने तो यहाँ पे शेयर्स अपने नाम ट्रांसफर करा लेने हैं बाद में। किसको? नहीं, मिजान से नहीं, हम उसी से ले रहे हैं। हाँ, उस बंदे से ले रहे हैं। अगर मिजान बैंक से हमें शेयर मिलने हैं तो फिर तो वो मिजान बैंक हमारे साथ क्यों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वो तो कहेगा जैसे बाकी इन्वेस्टर को दे रहा हूँ वैसे दूंगा 3 माह बाद। और वो हमारी मर्जी से थोड़ी देगा मिजान बैंक, वो तो अपनी मर्जी से देंगे। याद रखें, आप मार्केट में किसी इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट करें जिसके पास पहले से शेयर मौजूद हैं मिजान बैंक के। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है, तो आपने कहना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ, किन के लिए बाइंडिंग है? दोनों पार्टीज के लिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने पे बाउंड है। मैं शेयर खरीदने के लिए बाउंड होगा, वो मुझे शेयर, और जिस प्राइस पे उसने मेरे साथ लॉकिंग किया है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन होती है? लिख लें जरा, नोट्स अभी छोड़ दें जरा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is a binding contract, is a binding agreement to buy or to sell some commodity या commodities in future at locked rate। वो लॉकिंग जो रेट की होगी वो आज होगी लॉक रेट। लॉकिंग उस दिन नहीं होगी 3 माह बाद। लॉकिंग कब होगी? और इस लॉक रेट का प्रॉपर नाम क्या होता है? फॉरवर्ड रेट। अच्छा, अब आपसे कोई कहे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? सर न्यूमेरिकल एक लाइन का होगा। न्यूमेरिकल का सोल्यूशन का जवाब क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ जी 5,000 शेयर्स की मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी, मेरी वाली उस मिसाल में, मिजान बैंक वाली मिसाल में, मैं 5,000 शेयर्स ओपन मार्केट से ले रहा हूँ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले रहा हूँ, और शेयर मुझे कितनी प्राइस पे मिल रहा है? तो 5,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय जितनी फॉरवर्ड रेट है, 60 रुपए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? बाय करना है या क्या करना है आपने? सेल करना है। तो आपका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? बायर है या सेलर है? तो बायर के लिए क्या होगा? हाँ जी, बायर के लिए कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज
बायर अपनी कॉस्ट निकालेगा, उसके लिए वो क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए कमोडिटी की, मल्टीप्लाई किससे करेगा, फॉरवर्ड रेट से। और जो सेलर होगा वो अपनी कॉस्ट नहीं निकालेगा, वो रिसीट निकालेगा फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी। तो वो निकालेगा क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रेट किसको कहते हैं? हाँ, यानी आपको या बायर का सवाल आना है या सेलर ऑफ द कमोडिटी का सवाल आना है। बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सवाल हल कर रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ द बाइंग निकालेंगे, बाइंग कॉस्ट। और अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आप सेल वैल्यू निकाल रहे होंगे। लेकिन ये सेल और बाय ओपन मार्केट के रेट पे, लॉक रेट पे होगी, ये याद रखना है आपने। जी बेटा, हो सकता है जी, बिल्कुल। एक माह बाद का फॉरवर्ड रेट और होगा, 2 माह बाद का और होगा, 3 माह बाद का और होगा, साल बाद का और होगा। लेकिन 1 साल से ज्यादा का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता ही छोटे अरसे के लिए, 3 माह, 6 माह, 8 माह, मैक्सिमम साल के लिए। इससे ज्यादा अरसे के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाद इसकी एक बड़ी खूबी है, अगर आपसे को पूछे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता कहाँ से है, कोई दायरा नहीं है। कोई से भी दो लोग आपस में ये एग्रीमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं दो दोस्त भी कर सकते हैं, उस्ताद शागिर्द भी कर सकते हैं ये एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके लिए कोई फॉर्मल इदारा ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ये एग्रीमेंट को कहा जाता है ओवर द काउंटर। क्या कहते हैं उसको? ओवर द काउंटर एग्रीमेंट। यानी अगर मैं इसकी फीचर लिखवाना चाहूँ आपको, लिखवा के रहा हूँ, आगे भी पढ़ाना है मैंने, लेकिन दोबारा वो आपको वो फीचर मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या खूबियां हैं, तो सबसे पहला ये क्या होता है? बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। सबसे पहली खूबी इसकी क्या होती है? ये बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जी, लीगल है। अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा भाईजान, और फिर वो सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में घुस जाएगा, ठीक है। तो मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, बाइंडिंग एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करेगी तो बात कोर्ट में जाएगी। अच्छा, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। नंबर 2, बाइंडिंग होने के साथ साथ ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइस रिस्क, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्राइस रिस्क। बायर को भी देता है और सेलर को भी देता है। अच्छा, नेक्स्ट, ओवर द काउंटर होता है ये। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब होता है, हाँ जी, किसी भी कमोडिटी के लिए हो सकता है, कोई कैद नहीं। किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। आपकी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ। ओवर द काउंटर को टेलर मेड भी कहते हैं। अब आई कैप एमसीक्यूज में ये लफ्ज इस्तेमाल ना कर दे कि बताओ जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टेलर मेड होता है कि, टेलर मेड का मतलब होता है जो चीज आप अपनी मर्जी से बनवाएं या बनाएं। ओवर द काउंटर का भी यही मतलब होता है। तो किसी भी कमोडिटी के लिए हो सकता है, किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ आ रही? इसका न्यूमेरिकल ज्यादा है नहीं हमारी किताब में, कोई इसकी मिसाल नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो शेयर्स वाली दे दी। ज्यादा कमोडिटी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉरवर्ड, कमोडिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फ्यूचर्स। जी जनाब, लिख लें एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर इस पे सवाल, क्योंकि नोट्स में इसका सवाल नहीं है, आई कैप की किताब में भी नहीं है इसका सवाल, कमोडिटी फॉरवर्ड का सवाल नहीं है। नहीं जी,
जी, क्वेश्चन लिख लें। या बल्कि लिख क्या लें, मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा अभी आपको, तो आप लोग ना बस सॉल्व करेंगे उसको। और ये कौन मोबाइल पे लगा हुआ है नाल नाल, और उन्होंने मैसेज कर दियो, बात करांगा। हाँ जी, एक्स लिमिटेड ने एक ऑर्डर रिसीव किया है, जिसके तहत इन्होंने कितनी वीट सप्लाई करनी है, सप्लाई मतलब सेल करनी है, मैं इसको दूसरा सादा लफ्जों में भी लिख दूं। इन्होंने 5,000 टन, कितने टन गंदुम जो है वो किसी फ्लोर मिल को सप्लाई करने का इन्हें ऑर्डर मिल रहा है। अच्छा जी, करंटली हाँ जी, प्रेजेंटली कितने पे ट्रेड हो रही वीट, एक टन कितने की मिल रही है, 48,000 रुपीज की, और इनको लगता है कि फ्यूचर में जो वीट की प्राइस है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, नहीं समझ आई? हम्म, सो एक्स लिमिटेड उस immediately enter into a forward contract to sell 5,000 tons of wheat at a price of 5,000 रुपए और 45,000 रुपए। Requirement: compute the sales revenue of X Limited under forward contract
if market price of wheat moves to 50,000 per ton in 4 months टाइम। लें सॉल्व करेंगे इसको, एक लाइन का जवाब है इसका जी, ये इसका एक लाइन का जवाब है जी। ये सवाल है मिसाल के तौर पर, क्या सवाल समझ आया? एक्स लिमिटेड ने कितनी टन वीट बेचनी है? 5,000 टन वीट बेचनी है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त वीट कितने की ट्रेड हो रही है? लेकिन अभी तो बेचनी नहीं, इसीलिए अभी की तो प्राइस हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो बेचनी है 4 माह बाद। 4 माह बाद उनको डर ये है कि प्राइस गिर ना जाए, तो उन्होंने कितनी प्राइस पे लॉक किया है? तो ड्यू डेट पे प्राइस कितनी है? तो 5,000 इंटू 50,000 करना है या 5,000 इंटू 45,000 करना है? 50,000 क्यों नहीं करना? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है और आप ओपन मार्केट पे परचेज सेल नहीं करेंगे 4 माह बाद। किस प्राइस पे सेल परचेज होगी? लॉक प्राइस पे, जो कि कितने पे लॉक हुई थी फॉरवर्ड प्राइस एग्रीमेंट के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 45,000। तो एक्स लिमिटेड की सेल रेवेन्यू क्या होगा? सेल रेवेन्यू ऑफ वीट, हाँ जी, अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक लाइन का जवाब है। तो 5,000 टन मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कितना है जी? 45,000 पर टन। जी बताएं जी, क्या आंसर आता है? 225 मिलियन। लें, ये आंसर है। और कर लोगे दूसरी साइड का कर लो, तो वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइस गिरने का रिस्क नहीं होगा, प्राइस बढ़ने का रिस्क होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये मैं जानबूझ के उधर कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये कैसे करना था कमोडिटी। असल में मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो पिछली दफ़ा मैंने कमोडिटी रिस्क नहीं पहले कराया था, मैंने करवाया था करेंसी का रिस्क। तो वो बच्चे ना परेशान होते हैं, तो मेरी आदत है मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ। जब मैं घर में लेक्चर तैयार करता हूँ कि मैं इस दफ़ा कैसे कराऊँ कि आवाम को कम से कम मसला आए, तो मेरा दिमाग जो है वो कल से इस चीज़ पे लगा हुआ था कि मैंने इस दफ़ा पहले करेंसी रिस्क नहीं कराना, नहीं तो आवाम घूम जाती है। तो कमोडिटी रिस्क ज़रा आसान है, तो मैंने उससे शुरू किया, तभी आपको चैप्टर के एंड पे मैं खड़ा हूँगा, एंड वाली चीज़ करा रहा हूँ। और ठीक है, कमोडिटी रिस्क कर लेंगे फॉरवर्ड। एक लाइन से ज़्यादा का जवाब नहीं है, ये जवाब है बस। एज अ सेलर हम कर रहे हैं सवाल, कि एज अ बायर कर रहे हैं? एज अ सेलर, क्योंकि वो सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा है? कमोडिटी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सुन लें जी, कमोडिटी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स क्या होता है? जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, ऐसे ही बिल्कुल एक फ्यूचर्स की भी मार्केट होती है। किसकी मार्केट होती है? फ्यूचर्स की। पाकिस्तान में वो फ्यूचर्स की मार्केट आपको शायद नजर ना आए, लेकिन हार्वेस्ट के नाम से वो मार्केट पाई जाती है। हार्वेस्ट के नाम से चाइना चौक पे लारस गार्डन के साथ ही ऑफिस है, जहां पर ये फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब ये चलता कैसे है, ये कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हैं? ये जरा आप ध्यान से सुना, थोड़ा टेक्निकल है, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आज, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना समझना जरूरी है। दो मार्केट्स होती हैं बेटा इसमें। एक मार्केट होती है असल कमोडिटी मार्केट, जहां से आपको कमोडिटी मिलेगी, मतलब हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो शेयर्स की स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट है। दूसरे उसके मध्य मुकाबले कौन सी मार्केट होती है? फ्यूचर्स की मार्केट। फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपनी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी। अगर वीट का फ्यूचर है ना, तो इसका मतलब होगा
कि वीट की प्राइस फ्लक्चुएट करने से वीट के फ्यूचर की प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगी। अगर ऑयल का फ्यूचर है तो ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे जाएगी ना इंटरनेशनल मार्केट में या आपके मुल्क में, तो उसकी वजह से फ्यूचर की भी प्राइस ऊपर नीचे जाती है। हालांकि फ्यूचर मार्केट एक अलग मार्केट है, लेकिन उसकी प्राइसेस जो है ना वो डिपेंड करती हैं अंडरलाइंग कमोडिटी पे जिसका वो फ्यूचर है। अगर गोल्ड का फ्यूचर है तो बताओ उसकी प्राइस किस पे डिपेंड करेगी? अगर गोल्ड की प्राइस दिन ब दिन ऊपर जा रही है ना, तो इसका दूसरा मतलब ये होगा, अगर मैं फ्यूचर मार्केट में हूं तो फ्यूचर गोल्ड के फ्यूचर की भी प्राइस ऊपर जा रही होगी। अच्छा, अगर गोल्ड की प्राइसेस डाउन जा रही हैं तो गोल्ड के फ्यूचर की भी, फ्यूचर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग कमोडिटी पे। समझ आ रही है आपको? अच्छा, होता क्या है कमोडिटी मार्केट और फ्यूचर मार्केट, अमेरिकन जो है ना वो थोड़े से सियाने लोग हैं, वो कहते हैं आपको अगर 50,000 टन गंदुम खरीदनी हो तो आपको खरीद के उसको संभालना पड़ेगा, अपने पास स्टोर में रखना पड़ेगा। गंदुम में चूहे भी पड़ जाएंगे, खराब भी हो सकती है, को गंदुम का कीड़ा लग जाए उसको, को मसला मसाइल हो जाए। तो अगर आपने 50,000 टन गंदुम में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पागल हैं कि आप उस गंदुम को स्टोर में संभालें, स्टोर का खर्चा करें। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है फिजिकली गंदुम संभालने से। वो कहते हैं जो बंदा गंदुम में इंटरेस्टेड ना हो वो गंदुम के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर दे। उसकी खूबी ये होगी कि आप एक्चुअली तो गंदुम नहीं खरीद रहे, गंदुम का क्या खरीदा है आपने? फ्यूचर, कागज का एक टुकड़ा खरीदा है, लेकिन उस कागज के टुकड़े की तमाम खूबियां वही हैं जो असल गंदुम की हैं। मसलन मैं 50,000 टन गंदुम जिस प्राइस पे खरीद रहा हूं और कल को 6 माह बाद जिस प्राइस पे बेच रहा हूं, दोनों प्राइसेस के फर्क से मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इसमें एक सरदर्द भी होगी कि मुझे गंदुम 6 माह तक स्टोर में, वो कहते हैं जो बंदा ये हैसल नहीं लेना चाहता गंदुम संभालने की, वो गंदुम को लेने की बजाय गंदुम का क्या ले ले? फ्यूचर। आज फ्यूचर बाय करे, उसकी फ्यूचर की प्राइस असल गंदुम की प्राइस पर डिपेंड कर रही है, और 6 माह बाद वो गंदुम बेचने की बजाय गंदुम का फ्यूचर बेच दे। तो यानी अमेरिकन ने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला जो इस चीज की रिप्लेसमेंट था कि आपको फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो संभालना पड़ता है फिजिकल एसेट। वो कहते हैं फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करने की बजाय उसके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी फ्यूचर में पैसे लगा लो, वो सौखा काम है। उसके बाद अगर आपको 50,000 टन गंदुम खरीदनी है तो सारे पैसे भी अभी देने पड़ते हैं। और फ्यूचर मार्केट की खूबी है कि वहां अगर आपने 50,000 टन गंदुम का फ्यूचर खरीदना है ना, तो थोड़े से पैसे सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराने पड़ते हैं, 5 से 10%। सारे पैसे जमा, ये भी अच्छी बात हो गई कि मैंने 50,000 टन गंदुम, ओ असल पैसे तो बहुत ज्यादा बनेंगे उसके, लेकिन अगर मैं 50,000 टन गंदुम के बदले फ्यूचर ले लूं और फ्यूचर की जो कॉस्ट बनती है उसका सिर्फ 10% ही मुझे जमा कराना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये तो बल्ले बल्ले। यानी ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी अमाउंट की और इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी। नहीं समझ आ रही? लालच है ना, आपको फंसा रहे हैं। मसलन लालच दे रहे हैं कि लोग असल कमोडिटी, रियल कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय ये डेरिवेटिव में करें। और इस्लाम कहता है रियल कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करो, ताड़े हाथ च कुछ नहीं, हाँ स्पेकुलेशन कम होती है, आपके हाथ में तो है ना कुछ। असल में इस्लाम प्रमोट करता है रियल कमोडिटी को, और वो जो अमेरिकन फिलॉसफी है वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म कहता है रियल कमोडिटी तो हैसल है, असल में तो रियल कमोडिटी छोड़ के आपको डेरिवेटिव और इस तरह की जो कागजी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें जाना चाहिए। टेंशन भी कोई नहीं, संभालना भी कोई नहीं, कागज का टुकड़ा, अब तो कागज का टुकड़ा भी नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ईमेल पे आपके नाम आ जाती है चीजें। समझ आ रही है? चलो हम वापस आते हैं। मैं इस्लाम से कंपैरिजन क्यों करा रहा हूँ? ताकि आप घुस ना जाएं, आपको ये फोन ना आ जाए कि भाईजान थोड़े से पैसे लगाएं और इतने कमाएं। ये आते हैं फोन वहां से। तो कौन सा इदारा है पाकिस्तान में जहां पे ये काम हो रहा है? तो आप गूगल पे जाके हार्वेस्ट को सर्च करें,
उनको एक दफा कॉल कर ले, फिर आपकी जान छोड़ जाए तो मुझे कहिएगा। वो सुबह शाम दोपहर आपको फोन आएगा, जनाब आप इंटरेस्टेड थे पैसे लगाने में, आप बताएं जी, हम आपके पास आते हैं। तो आपको ऐसे कन्विंस करेंगे कि आप फंस जाएंगे। तो आप उनके लिए कुक्कड़ हैं, ठीक है, फंसा रहे हैं ना वो आपको। चले, फिलहाल आपको ये बात समझ आ गई है कि क्या डिफरेंस होता है कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने का और फ्यूचर में। जी, क्या फर्क है भाईजान, जरा बताइएगा। ना आपको स्टोरेज की टेंशन, ना उसकी फिजिकल डिलीवरी को लेना और उसको दोबारा सेलिंग पे डिलीवर करना। उसके अलावा तीसरा फायदा क्या है कि आपको जितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है, टोटल कैश हाथ में होना भी जरूरी, सारे पैसे भी नहीं जमा कराने, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, बस एक कागज का टुकड़ा है जिसके तहत आपकी जो शो कर रहा है कि आपने इतने टन गंदुम के में इन्वेस्टमेंट की हुई है। हालांकि बैक एंड पर कोई गंदुम गुंदुम, सिर्फ हवाई बात है। वो असल में गंदुम की प्राइस के फ्लक्चुएट होने से उस फ्यूचर की प्राइस क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। आपने आज फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए की वो गंदुम बनती है और आपने 2 करोड़ का 10% सिक्योरिटी जमा कराई है। 3 माह बाद वो 2 करोड़ वाली गंदुम 2.5 करोड़ की हो जाती है फ्यूचर आपके। तो आपको ना 2 करोड़ मिलेगा ना 2.5 करोड़ मिलेगा। 2 करोड़ और 2.5 करोड़ का जो डिफरेंस बनता है, मेरा ख्याल है 50 लाख बनता है, वो आपके अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ये फ्यूचर मार्केट है। ना आपको 2 करोड़ देना पड़ा, ना आपको 2.5 करोड़ मिला, बस उन्होंने प्राइस के डिफरेंस से जितना मुनाफा है वो मुनाफा आपके अकाउंट में दे देना है, बल्कि जो शुरू में आपने सिक्योरिटी के पैसे जमा कराए थे वो भी वापस मिल जाने हैं। समझ आ रही है। हाँ, अगर लॉस हुआ ना, फिर आपको सिक्योरिटी के पैसे कट जाएंगे, बल्कि और भी पल्ले से जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा। जी, कुछ सवाल है। एंड पे क्या होना है, एंड पे आपने कुछ नहीं देना, सिर्फ प्राइसेस के फर्क से कमाना है। सिर्फ किसके फर्क से कमाना है। ये तरीका पता है कहां से निकला था। ये आम जिंदगी में भी होता है। बाज लोगों को ना ये आदत होती है मंडियों में कि अपनी कोई दुकान नहीं है, एक दुकान पे गए, वहां जाके चावलों की 50 बोरियां का जी मैं खरीदनी शाम को आऊंगा, और शाम को खुद नहीं जाते, कस्टमर को पकड़ के लेके जाते हैं। 50 बोरियां ने खुद उन्होंने ली होती है, फी बोरी 5,000 रुपए की। जिस ग्राहक को पकड़ के लेके जाते हैं उसे कहते हैं 5100 रुपए की एक बोरी मिलेगी तुम्हें। तो वो जो होता क्या है कि 5,000 और 5100 में फर्क कितने का होता है, फी बोरी वो 100। हालांकि बोरी भी अपनी नहीं है, खुद कुछ नहीं किया, आप सिर्फ क्या ढूंढा है। ये वहां से कॉन्सेप्ट चला था कि आपको फिजिकल कमोडिटी लेके फिरने की या घूमने की क्या जरूरत है। बायर पोजीशन ले लो, सेलर की पोजीशन ले लो, चीज आपकी नहीं है, चीज किसी और की, ये वहीं से चीज आई है। यानी ना गंदू वो बोरी आपकी थी, ना आपने खरीदी ना बेची, आपने सिर्फ बायर और सेलर को मिलाया है और अपना प्रॉफिट बीच में से कमाया, तो उसी से ये निकला है नहीं ये वो। हाँ, आड़त में ऐसे ही होता है, तो उससे आपने ये कमाने की कोशिश की है प्राइसेस के डिफरेंस से। फ्यूचर मार्केट में कभी भी अंडरलाइंग कमोडिटी आपको क्या चीज, आड़त स्पेकुलेशन खुद नहीं है, लेकिन आड़त में आगे कुछ एजेंट रखे होते हैं जो ये हरकतें करते हैं, ढूंढ के लाते हैं पार्टियां, अपनी कोई चीज नहीं होती, और प्राइसेस का मार्जिन रख के बेचते हैं, वो है स्पेकुलेशन। आड़ती खुद वैसे स्पेकुलेशन वो क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसके पास तो असल में कमोडिटी होती है। ये भी, हाँ, ये भी सब इसी में ही है। हाँ जी, इसका भी फ्यूचर होता है, फॉरेक्स का भी। समझ आ रही है। आज सिर्फ 2 बातें सिखाई हैं आपको, एक होगी कमोडिटी मार्केट, एक कौन सी होगी, फ्यूचर मार्केट में जो फ्यूचर है उसकी प्राइस किस पर डिपेंड करती है। आपने कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप उस कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो किस में करो। जो प्रॉफिट आपने कमोडिटी को खरीद के बेच के कमाना था वो कहां से कमा सकते हो। और फ्यूचर मार्केट में कमोडिटी खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, बेचनी भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या होगा, प्राइसेस के डिफरेंस से आप प्रॉफिट कमाएंगे। चलो बस,
सारी स्टोरी है अमेरिकन ने क्रिएट की है, सानू वक्त पाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, ये फुल ऑफ स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी है फुल बड़ा फुल। कल हम इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे पहले 10 मिनट में। कल वैसे मैंने आगे पढ़ाना है, ये कल खत्म हो जाएगा कमोडिटी फ्यूचर। इसके भी ज्यादा सवाल, ये टेक्निकल नहीं है, ये भी 2 लाइनों में सोल्यूशन हो जाना है इसका। असल मसला पढ़ना है जब करेंसी कराऊंगा, करेंसी। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। टेस्ट मैंने बताया हुआ है, कब है टेस्ट? सैटरडे को ड्यूरिंग क्लास टाइम। टॉपिक है बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 2 सवाल होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।